हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड होता क्या है और इसके कार्य क्या है, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, तो इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में हम डिटेल से तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ब्लड का टॉपिक। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज ब्लड के बारे में। ब्लड यानी कि रक्त किसे कहते हैं या ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ब्लड है ये शरीर में इसका कार्य क्या है, करता क्या है। तो ब्लड हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि गैसों को और जो न्यूट्रिशन है, जो डाइजेशन होने के बाद न्यूट्रिशन डाइजेस्ट होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाते हैं, यानी कि वो अपने छोटी इकाई में टूट जाते हैं। उसके बाद टूटने के बाद सभी कोशिकाओं तक कैसे पहुँचे, तो जो ब्लड होते हैं तो उन न्यूट्रिशन को जो छोटे छोटे यानी कि जो छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाते हैं उनको सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए ब्लड जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि वो जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, सभी कोशिकाओं को देते हैं ताकि कोशिकाएं वो न्यूट्रिशन ले करके एनर्जी बना सकें, हमारे शरीर में एनर्जी का उत्पादन कर सकें। ठीक है, और जो गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, इनका हमारे शरीर में बराबर जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन जो है पूरे कोशिकाओं को मिलना जरूरी है। तो इन ऑक्सीजन इन गैसों को कौन लेके जाएगा, लेके जाने का कार्य कौन करेगा। तो जो हमारा ब्लड है, जो रक्त है, यही गैसों को भी ले जाने में मदद करता है। गैसों को फेफड़े से शरीर के सभी अंगों तक गैसों को पहुंचाता है ताकि श्वसन प्रक्रिया के समय जो सिंपलेस्ट यानी कि जो सरल भोज्य अंग यानी कि जो न्यूट्रिशन हमारे कोशिकाओं में रहते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनका दहन हो सके, ब्रेकडाउन हो सके, ताकि एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके, एनर्जी हमारे शरीर में बन पाए जिससे हम ऊर्जा पाकर के कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है, तो जिससे सरल भोज्य अणु जो कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं यानी कि स्टोर रहते हैं, तो उनका ब्रेकडाउन, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज कोशिका में रहती है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाएगा। ठीक है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोशिका में बनती है, फिर उसको तो शरीर में रख नहीं सकते, तो उसको भी शरीर से बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो उसको भी जो ब्लड है, ब्लड के जो प्लाज्मा वगैरह है, तो उनके साथ जो है मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़े के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। यानी कि कुल मोटा समझते हैं कि जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस और जो न्यूट्रिशन है, इन सभी को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य फिर कुछ गैसों को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, यानी कि आदान प्रदान का कार्य करते हैं गैसों का और न्यूट्रिशन का, एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि कोशिका से शरीर से बाहर करना, फिर शरीर बाहर से जो है फेफड़े के माध्यम से गैसों को
शरीर के सभी अंगों तक ले जाना, यानी कि ये ब्लड का काम है। ब्लड एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करता है, गैसों का और पोषण का, यानी कि ले जाने और ले आने का कार्य कराता है। तो ये पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, हर समय हर जगह दौड़ता रहता है और न्यूट्रिशन को, गैसों को पूरे शरीर में जो है पहुंचाता रहता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक मिनट थोड़ा सा। अब स्टार्ट करते हैं ब्लड की कहानी, क्या है ब्लड। तो इसके आगे पढ़ते हैं। हम ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ब्लड को दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दिया। पहला हमारा क्या है, पहला जो है हम ब्लड को प्लाज्मा 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 ब्लड को प्लाज्मा में बांटते हैं, यानी कि एक मिनट मैं एक बता देता हूँ थोड़ा सा। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में, इसके पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड को प्लाज्मा यानी कि रक्त प्लाज्मा क्या लेते हैं, ब्लड प्लाज्मा यानी कि कह लीजिए रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा और आर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा और आर्म्ड एलिमेंट यानी कि अवयव। तो ब्लड को ब्लड प्लाज्मा और हार्ट एलिमेंट दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब ब्लड को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, जब हम ब्लड को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं तो ब्लड मान लीजिए पूरा एक 100%, कोई भी चीज़ होती है तो पूरा एक 100% माना जाता है। मान लीजिए पूरा 100% ब्लड है, अब ब्लड को दो भागों में बांट दीजिए तो कहने का मतलब जो रक्त प्लाज्मा होगा वह
यह कितना भाग अटेंड करेगा, यानी कि रक्त का 40 से 45% भाग, ये मतलब 40 से 45% भाग ये अटेंड करता है, इसमें रहता है। बाकी 50 से 55% भाग इसका रक्त के अवयव, ठीक है। यानी कि 40 से 45% भाग ये अटेंड करता है, 50 से 55% भाग आपका फॉर्म एलिमेंट अटेंड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रक्त प्लाज्मा। तो रक्त प्लाज्मा का 40 से 45% भाग जो है ब्लड का होता है। तो इसमें होगा क्या है, इसमें सिर्फ इसका इसको हम दो भाग में, यानी कि जो रक्त प्लाज्मा है इसको हम दो भाग में इस तरह से डिवाइड करें। ये मान लीजिए ये जो वाटर, तो प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, वाटर। तो प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है। प्लाज्मा है इसका 90 से 92% पानी ही जो है उसमें रहता है, 90 से 92% पानी रहता है। बाकी 8 से 10% क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन और यानी कि प्रोटीन आयन ऐसे, प्रोटीन गामा आयन और कुछ न्यूट्रिशन, कुछ पोषक पदार्थ, तो हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। इसको प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स एंड सम, और इसको लिख देते हैं आयंस एंड सम न्यूट्रिशन, ठीक है, आयंस एंड सम न्यूट्रिशन। तो इसमें 8 से 10% प्रोटीन और इसी में कुछ आयंस और कुछ पोषक पदार्थ, ठीक है। अब हम प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। जो 8 से 10% प्रोटीन्स होते हैं, तो हम इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो जो प्रोटीन्स होता है ये ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, और फाइब्रिनोजन, ठीक है। 3 तरह के प्रोटीन कौन से, ग्लोबुलिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन। 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन। तो जो ग्लोबुलिन होता है, जो हमारा और कुछ आयंस की बात करते हैं, ठीक है। तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है, तो ये जो है ये करता क्या है ग्लोबुलिन प्रोटीन, तो ये जो है बीज
प्रोटीन helps in defense mechanism, defense mechanism। तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ये बाहरी सूक्ष्म जीवों, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है या बाहरी सूक्ष्म जीवों से, बाहरी सूक्ष्म जीवों जो अटैक करते हैं, जो हानिकारक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, तो जब ये अटैक करते हैं तो उनसे बचाने में मदद करता है। मतलब ये एक तरह का प्रोटीन बनाता है इसमें, मतलब इसमें जो प्रोटीन से, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स रहता है, ये बाहरी सूक्ष्म जीवों के अटैक से बचाता है। ठीक है, जब बाहरी सूक्ष्म जीव अटैक करते हैं बॉडी पे तो उनसे डायरेक्ट जो संपर्क में आने पर ये उनसे बचाता है, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करता है। तो अब हम बात करते हैं एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन, एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन, ये एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन हेल्प ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस। ये इसको न्यूक्लिक कहते हैं। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, यह प्रोटीन बाहर सूक्ष्म जीव, जो बाहर से सूक्ष्म जीव, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, ये कहते हैं हानिकारक, बाहर हानिकारक सूक्ष्म जीव, बाहर हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का यानी कि ये प्रोटीन बाहर सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं। ये जो है ये प्लाज्मा में एल्बुमिन प्रोटीन जो है, ये पहला प्रोटीन, ये दूसरा, ये तीसरा। तो एल्बुमिन प्रोटीन करता क्या है, हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी कि जो प्लाज्मा में जो पानी की मात्रा है, प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये जो है एल्बुमिन जल में, तो प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि उसमें अगर पानी की मात्रा घट रही है तो पानी की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करेगा, पानी की मात्रा को अपने अंदर लेने का प्रयास करेगा। और अगर ज़्यादा है, अगर पानी ज़्यादा है तो शरीर से बाहर निकालने का कार्य करेगा, यानी कि किसी भी तरह से तो उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका एक कोएगुलेंट पदार्थ है, यानी कि खट्टा बनाने का काम करता है। बीज प्रोटीन से तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं फाइब्रिन होते हैं, ये रक्त को भरता है, यानी कि जो फाइब्रिन आपका ये जो प्लाज्मा है, ब्लड का प्लाज्मा, तो इनको खट्टा बनाने में मदद करता है। प्लाज्मा पीला जैसा पीला पदार्थ होता है। ठीक है, पीला पदार्थ प्लाज्मा होता है, हल्का पीला होता है। जो फाइब्रिन जो होता है इनको खट्टा बनाने में मदद करता है। तो यह प्रोटीन रक्त को खट्टा बनाने या रक्त प्लाज्मा को खट्टा बनाने में मदद करता है। तो हाइड्रोजन जो है यह प्रोटीन का
प्लाज्मा को खट्टा बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इतनी चीज़ हो गई, हम बात कर लेते हैं कुछ आयंस इसी प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं। सम आयंस की बात करते हैं। सम आयंस जैसे कैल्शियम आयन और कैल्शियम प्लस प्लस, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट आयन। तो कुछ इस तरह से आयंस इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, तो प्लाज्मा में कुछ इस तरह से आयंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सोडियम, ठीक है, और सोडियम, ठीक है, और क्या होता है और कुछ पोषक पदार्थ, कुछ इसमें पोषक पदार्थ होते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं, जैसे ग्लूकोज और एमाइनो एसिड, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, एमाइनो एसिड हो गया, तो ये सब जो है ब्लड में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और एक चीज़ है आपका लिपिड, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और लिपिड। तो कुछ न्यूट्रिशन में कुछ न्यूट्रिशन आते हैं, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन का आपका ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल और लिपिड। ठीक है, लिपिड, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और लिपिड, ये सब प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और सोडियम, ये आयंस और ये कुछ न्यूट्रिशन जो है ये सभी प्लाज्मा में पाया जाता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है रक्त का 40 से 45% भाग होता है। इसको दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले तो 90 से 92% इसमें पानी भी होता है, बचा हुआ 8 से 10% इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, तो 8 से 10% प्रोटीन होते हैं, जो कि कुछ आयंस और कुछ पोषक पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, इन प्रोटीन्स को हम 3 भाग में बांटे हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, एल्बुमिन और फाइब्रोनेक्टिन। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन है यह जो है शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करता है, यानी कि सुरक्षा, यानी कि बाहरी सूक्ष्मजीवों से बचाने का कार्य करता है। एल्बुमिन जो है प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। फाइब्रोनोजन प्रोटीन रक्त प्लाज्मा को खट्टा बनाने में मदद करता है। कुछ आयंस होते हैं और कुछ प्रोटीन होते हैं और कुछ न्यूट्रिशन होते हैं। और हम बात कर लेते हैं, इसी में बात कर लेते हैं कि एक नोटेड पॉइंट इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। ठीक है, अगर पूछा जाए प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होगा, तो प्लाज्मा को हम ले सकते हैं प्लाज्मा बराबर ब्लड माइनस आर्म्ड एलिमेंट, ब्लड माइनस आर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, और पूछा जाए सीरम, सीरम क्या होता है, तो सीरम से होता क्या है, प्लाज्मा, सीरम प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, ये आपका ये फाइब्रिनोजन। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, फाइब्रिनोजन, जो रक्त को खट्टा जमाने में फाइब्रिनोजन, जो रक्त को खट्टा जमाने में मदद करता है। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं, रक्त को खट्टा बनाने वाले पदार्थ को निकाल देते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं सीरम। ठीक है, तो सीरम होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, इतना आप नोट करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, उसके बाद हम हार्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट करें, आगे हार्ड एलिमेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं।
तो हम गेस करते हैं इसको। इसको भी नोट करिए। हम शुरू करते हैं फॉर्म एलिमेंट, यानी कि जो फॉर्म एलिमेंट है इसके बारे में, ठीक है। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में कौन कौन से, आर बी सी। आर बी सी का आर बी सी या कह लीजिए इरिथ्रोसाइट, आर बी सी या इरिथ्रोसाइट, इसका दो नाम है। आर बी सी का दो नाम, आर बी सी को या इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो आर बी सी का पूरा नाम क्या होता है? आर बी सी का फुल नेम रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? WBC, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, और WBC ल्यूकोसाइट, और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, जिसे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन या कह लीजिए फाइब्रिनोजन, वही रक्त को थक्का बनाने वाला भाग है। तो प्रोथ्रोम्बिन हो गया, इससे फाइब्रिनोजन कह लीजिए, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन इसको प्रोथ्रोम्बिन या फिर प्लेटलेट्स, ठीक है, इसको प्रोथ्रोम्बिन ना कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। इसका नाम है, एक मिनट, थोड़ा सा तो इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, प्लेटलेट्स यानी कि इसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, इसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये भी मेरे रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन, एम प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं, और लाल रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स यानी प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। इनकी संख्या की बात करते हैं, इनका नाम संख्या, कितनी संख्या? तो यह जो आरबीसी है, आरबीसी की संख्या एक स्वस्थ व्यक्ति में, ये नहीं कि किसी की एनीमिया हुआ हो तो उसके शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 5.5 यानी कि 5 to 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी से पाए जाते हैं, और 5 to 5 मिलियन आरबीसी मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। 5 to 5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब। देखो पर मिलीमीटर क्यूब में पाए जाते हैं, मतलब 1 मिलीमीटर। देखो ये इसका वैल्यूम हो गया, पर मिलीमीटर यानी कि वैल्यूम हो गया, आयतन हो गया, आयतन, ठीक है। आयतन का कहने का मतलब जैसे आप किसी चीज़ का आयतन निकालते हो, मान लीजिए
आप इस बेलन का आयतन निकालते हो, आयतन निकालो पहली बात तो इसमें कितनी बीमाएँ हैं यानी कि कितनी भुजाएँ जैसे 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 इसका जैसे हम किसी मान लो कोई आयताकार डिब्बा है, आयताकार मान लीजिए डिब्बा आयताकार या डिब्बा कैसा या घना ये ठोस नहीं तो इसमें देखो ये हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई और ये वाली भुजा ब्रेड यानी कि चौड़ाई हो गई। तो जब भी हम किसी चीज़ का आयतन निकालेंगे लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई इसका आयतन निकालेंगे एच करेंगे तो यानी कि मान लीजिए एल 5 है, 5 में 10 है, बी 7 है, एच 8 है, तो ये 560 अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि इसमें इसके साथ भी सेंटीमीटर है, 7 के भी साथ और 8 के भी साथ, तो सेंटीमीटर का 3 बार हुआ होगा सेंटीमीटर का तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वैसे इसी तरह यानी कि इसका जो वैल्यूम है ब्लड का एक छोटा सा मतलब कि जो इसका आयतन है ब्लड का तो मिलीमीटर क्यूब में लिखा गया, माइनस में लिखा गया है क्योंकि पर मिलीमीटर क्यूब है, पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब में यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पाए जाते हैं, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पाए जाते हैं, ठीक है, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पाए जाते हैं। और बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है, डब्ल्यूबीसी की संख्या 6 से 8 या 6 से 8 6 to 8 थाउजेंड इसकी संख्या कम है 8,000 पर पर बोल रहे हैं इसलिए -3 कर रहे हैं पर mm³, ठीक है। तो और जो प्लेटलेट्स हैं प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 to 3.5 मतलब 1.5 से 3.5 लाख इसकी संख्या होती है। जाति है, ठीक है। तो देखना संख्या में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है, पर MM³ और डब्ल्यूबीसी की संख्या 6 से 8,000, ठीक है, पर MM³ और प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 3.5 लाख पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है। ये तो हो गई नंबर की बात, नंबर। अब बात करते हैं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ये बनती कहाँ है, आरबीसी कहाँ बनती है, आरबीसी रेड बोन मैरो के मतलब लॉन्ग बोन जो होते हैं बड़ी हड्डियों की अस्थि मज्जा में बनती है। तो आरबीसी और लॉन्ग बोन, आरबीसी फॉर्म ऑफ लॉन्ग बोन इन बोन मैरो, इन बोन मैरो, ठीक है। आरबीसी जो होती है तो वह बड़ी हड्डियों की अस्थि मज्जा में बनती है। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण बड़ी हड्डियों के अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। तो आरबीसी बड़ी हड्डियों की अस्थि मज्जा में बनती है। एक मिनट हम चेक करते हैं, वीडियो चल रहा है तो आरबीसी का निर्माण बड़ी हड्डियों की अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। तो
अब हम बात करते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी कितने दिनों तक मतलब वर्क कर सकता है, कितने दिनों तक वर्क करता है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है वह अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज, ठीक है, 120 डेज, 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहती है। तो लिख लेते हैं आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती, आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती। उसके बाद ये कहाँ पे डेड कहाँ पे होती है, डेड कहाँ पे होती है, स्प्लीन, 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 डेड ऑफ आरबीसी, डेड ऑफ आरबीसी, डेड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन, आरबीसी कहाँ पे मरती है जाकर, तो स्प्लीन, प्लीहा, स्प्लीन को प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा आरबीसी का कब्रगाह, कब्रगाह, इसका हम जानते हैं आरबीसी, आरबीसी का कब्रगाह कौन, प्लीहा, आरबीसी होने पे डेड होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आरबीसी की साइज कैसी होती है। आरबीसी की शेप साइज, सॉरी शेप ऑफ आरबीसी, शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो शेप है वह बाइकनकेव होता है, कैसा होता है, बाइकनकेव, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दुई अवतली, ठीक है। आरबीसी जो साइज है बाइकनकेव होता है, दुई अवतली होती है। और आरबीसी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं पाए जाते, आरबीसी में न्यूक्लियस in RBC absent of nucleus, यानी कि आरबीसी में रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं होती, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना, तो आरबीसी जो है लाल बड़ी हड्डियों की अस्थि में बनता है। आरबीसी का जन्मकाल 120 दिन होता है। आरबीसी का जो कब्रगाह है उसे प्लीहा कहते हैं, वहीं पर आरबीसी बढ़ती है, ठीक है। और आरबीसी की साइज बाइकनकेव होती है। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी क्या उसके पास होता क्या है, आरबीसी के पास होता क्या है। तो आरबीसी लिख सकते हैं आरबीसी कंटेनिंग आरबीसी कंटेनिंग आयरन, आरबीसी कंटेनिंग आयरन, आरबीसी कंटेनिंग आयरन, so RBC containing iron, so far of hemoglobin, ठीक है। आरबीसी कंटेनिंग आयरन, सो फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी जो है या आयरन, इसमें आयरन उपस्थित रहते हैं, आरबीसी में आयरन उपस्थित रहते हैं से हीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन नाम जानते ही होंगे। तो जो ब्लड, अगर पूछा जाए ब्लड लाल क्यों होता है, तो इसी हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है जो हमारा आरबीसी है।
ये लाल क्यों होता है, रेड क्यों होता है, तो इसी हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, या जो है हमारी बॉडी में आरबीसी में या उपस्थित रहता है। ठीक, अब हम आप कुछ और पॉइंट्स बात करते हैं। तो देखो इन हेल्दी पर्सन, हेल्दी एक यानी कि स्वस्थ व्यक्ति में हेल्दी इंडिविजुअल इंडिविजुअल हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन पर्सन प्रेजेंट 12 to 16 12 to 16 ग्राम 12 to 16 ग्राम हीमो 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड, ठीक है, पर 100 ml ब्लड। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन वह प्रत्येक 100 मिलीलीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रत्येक 100 मिलीलीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रत्येक 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन धारण किया रहता है। प्रत्येक 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की संरचना देखना चाहें कि हीमोग्लोबिन होता कैसे है। जैसे HB हीमोग्लोबिन हो गया, इसमें चार बाइंडिंग या 4 चेन होती है। मान लीजिए 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, इस तरह से इसके 4 बाइंडिंग होते हैं, चार चेन होते हैं, जो कि एक साथ हीमोग्लोबिन एक साथ 4 ऑक्सीजन के अणु को पकड़ सकता है। हीमोग्लोबिन अपने साथ एक बार में 4 ऑक्सीजन के अणु को पकड़ सकता है, एक बार 4 ऑक्सीजन के अणु को पकड़ सकता है। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट वीडियो देखते हैं। तो आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी में पर एम क्यूब। तो फॉर्मेशन इसका कहाँ होता है, आरबीसी बनती कहाँ है, तो बड़ी हड्डियों की अस्थिमज्जा में बनती है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, यानी कि 120 दिन तक जीवित रहती है। और मरती कहाँ पे है, प्लीहा में जाके डेड होती है। आरबीसी का जो शेप है बाइलेटरल है। आरबीसी जो है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और आरबीसी जो है आयरन इसमें रहते हैं। आयरन जो है आरबीसी में आयरन रहते हैं और हीमोग्लोबिन के रूप में यह रहता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति में, मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। उसके प्रत्येक 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। आप इतना पॉइंट नोट कीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। डब्ल्यूबीसी को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। इसको क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये तो 6 से 8 हज़ार डब्ल्यूबीसी पर एम क्यूब में पाया जाता है। ठीक है, इसको आप लिख लिए होंगे। इसको रिप्लेस करते हैं। इसकी जो संख्या होगी 6 से 8 हज़ार। इसको 2 भाग में बांट दें। ठीक है, पहला हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स और ये जो है ग्रैन्युलोसाइट, यानी कि आकरिका में
यानी कि कणिका में और आकणिका में, ठीक है। अब इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए WBC को। तो जो ग्रैन्युलोसाइट है, ए ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट, तो ए ग्रैन्युलोसाइट में क्या आता है, ए ग्रैन्युलोसाइट में क्या आएगा, लिम्फोसाइट क्या करेगा, लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट में क्या आता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब कैसे आप करोगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो किसके लास्ट में एक को जानते हो, प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय बने होंगे। तो इसमें क्या है कि जो इसका प्रत्यय है ये साइट है, देखो साइट इसमें भी है, साइट इसमें भी है। तो लिम्फोसाइट मोनोसाइट ऐसे में याद रखो कि लास्ट में साइट आ रहा है दोनों, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो अब इसमें ग्रैन्युलोसाइट में क्या आता है, तो इसमें आता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स समझौता, इयोसिनोफिल्स और बायोसोफिल्स, बायोसोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बायोसोफिल्स, ठीक है। तो इसमें तीन पार्ट आते हैं और इसमें दो पार्ट आते हैं, ठीक है। तो एग्रेनुलोसाइट को हम दो भाग में बांटेंगे जिनका नाम है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बायोसोफिल्स, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं उनके बारे में, ठीक है। दो भाग में, 1 2 1 2 3, ठीक है। क्योंकि पहले हम संख्या की बात करेंगे, संख्या हम संख्या एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, पहले मैं से तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है न्यूट्रोफिल्स इसकी संख्या होती है 65% न्यूट्रोफिल्स, और लिम्फोसाइट 21%, ठीक है, 21%, ठीक है। और 22-21%, और ये न्यूट्रोफिल्स जो है 60-65%, और जो है लिम्फोसाइट 20-21%, ठीक है। और मोनोसाइट की बात कर लेते हैं, तो ये जो है 6-8%, 6-8% पाया जाता है, ठीक है, 6-8%। और यूसिनोफिल्स की बात कर लेते हैं, यूसिनोफिल्स जो है यूसिनोफिल्स, तो 2 से 5% होता है, यूसिनोफिल्स 2 से 5%, और ये जो है बायोसोफिल्स 0.5 से 1%, ठीक है। तो इनकी संख्या होती कैसे, न्यूट्रोफिल्स में 60-65%, और लिम्फोसाइट में 20-21%, और मोनोसाइट में 6-8%, और इयोसिनोफिल्स में 2 से 5%, बायोसोफिल्स में आधा से 1%, यानी कि 0.5 से 1%। तो इनको एक इंक्रीजिंग आर्डर में भी लिख सकते हैं, अगर इनकी जो संख्या इनको इंक्रीजिंग आर्डर में पूछा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग आर्डर में पहले सबसे कम कौन सा, इंक्रीजिंग आर्डर ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग आर्डर, इंक्रीजिंग आर्डर में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे कम बायोसोफिल्स, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा कौन सा है, ये वाला इयोसिनोफिल्स, क्या इयोसिनोफिल्स कैसे निकाल करेंगे, अब देख लीजिए इयोसिनोफिल्स और मोनोसाइट, और अगला ये लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, अगला
ये न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, तो ये बढ़ते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये पूछा जाता है। और अगर अगर हम जो है तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या तो इनसे कम ही होती है। तो अब ये इनका जो इनका इंक्रीजिंग आर्डर हो गया, इनकी संख्या हो गई, कितने से कितना पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, हम थोड़ा थोड़ा जो है समझ लेते हैं, ठीक है। ये इंक्रीजिंग आर्डर आप लिख लो, हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं। ये इम्यून सिस्टम प्रकार के होते हैं, ये हमारे बॉडी में बाहरी जो सूक्ष्म जीव अटैक करते हैं हमारे शरीर पे, बैक्टीरिया वायरस जो भी अटैक करते हैं, तो इनके खिलाफ वो प्रोटीन बना के लड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें दो तरह के प्रोटीन बनते हैं लिम्फोसाइट में दो तरह के प्रोटीन बनते हैं, कौन कौन से? टी लिम्फोसाइट और डी लिम्फोसाइट डी लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट है वह जब भी हमारे शरीर में, जब हमारे बॉडी में कोई बाहरी से कोई अटैक करता है, तो वह उसको पहली बार जब उसका सामना होता है टी लिम्फोसाइट से, जब भी कोई मान लीजिए कोई वायरस पहली बार हमारे शरीर में एंटर किया, तो पहली बार उसका सामना जब होता है टी लिम्फोसाइट से, तो टी लिम्फोसाइट उसे पहचान नहीं पाता, मतलब उसे उसी समय जान नहीं पाता कि हमारे शरीर के लिए, मतलब शरीर के लिए लाभदायक है कि हानिकारक है, या शरीर के लिए कैसा है, कैसा प्रभाव करेगा। तो यह पहली बार इसे समझने में टाइम लग जाता है, तो इसीलिए वह बाहरी सूचना हमारे शरीर को मतलब प्रभावित कर देता है, ठीक है। लेकिन वह पहचान जाता है, एक बार में वह यह जो है लिम्फोसाइट उसे पहचान लेता है। इसे क्या करता है, उस वायरस को या बैक्टीरिया को, उस बाहरी सूचना को पहचान लेगा, ठीक है। और फिर वो क्या कहेगा, और पहचान लेगा, और ये क्या करता है, इस तरह से आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बाहर से कोई सूक्ष्म हमारे शरीर में एंटर करेगा, तो उसको वह पहचानने का कार्य करेगा, ठीक है, पहचान लेगा। और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए प्रेरित करेगा, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इसको प्रेरित करेगा, ठीक है। प्रोटीन फॉर्मेशन हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट, ये बस पहचानने का कार्य करता है, पहचान लेगा और पहचान करके बी लिम्फोसाइट को प्रोटीन बनाने के लिए उसके खिलाफ, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, ठीक। तो ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट प्रोटीन फॉर्मेशन अगेंस्ट ऑफ फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये करता क्या है ये लिम्फोसाइट, कि जब बाहर से कोई जो प्रवेश कर जाता है शरीर में, जो हानिकारक होता है, तो उसके खिलाफ ये प्रोटीन बनाता है, उसके खिलाफ प्रोटीन बनाएगा, जो वह प्रोटीन उससे लड़ने का कार्य करेगा, ठीक है। तो
तो टी लिम्फोसाइट उसको प्रेरित करता है, इसको पहचानने का कार्य करता है और फिर इसे कहता है कि आप प्रोटीन बनाएंगे। ये इस जो टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट से बोलेगा कि भाई तुम्हारे अंदर दुश्मन आ गया, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में दुश्मन घुस गया है और तुम अपना हथियार तैयार करो, हथियार तैयार करो, यानी कि प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन बनाओ और उससे लड़ करके उसको नष्ट करो, उसको भगाओ। ठीक है, तो ये इनका कार्य रहता है इस तरह से। ठीक है, मोनोसाइट, मोनोसाइट जो होती है, मोनोसाइट संभवतः जो है संभवतः ये ब्लड की सबसे बड़ी सेल होती है, शायद ब्लड की सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है, तो या ब्लड की सबसे बड़ी सेल होती है मोनोसाइट संभवतः। तो न्यूक्लियस ये भी जो है डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करते हैं संभवतः आसपास। और इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, लगभग सभी सभी जो इस तरह से सभी जो बचाव का ही कार्य करते हैं। और तो हम ज़्यादा कुछ ना जाते हुए इसमें, वैसे तो कहानी तो बहुत लंबी है कि साइज और नंबर, वैसे मान के चलिए कि आसपास लगभग सभी जो है डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करते हैं, बचाव का कार्य करते हैं शरीर में। तो अब हम इनको इरेज करते हैं, तो इनको WBC को इरेज करते हैं, WBC को ऑफ, ये पूरे डाटा आप नोट कीजिए। ठीक है, एक मिनट देख लें वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वीडियो हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स, ठीक है, यानी कि प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन समझ लेते हैं। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन बनता कहाँ है, पहली पॉइंट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स when 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 in long bone present, when long bone present of megakaryotic cell, सेंटेंस में बैठा फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स when in long bone present megakaryotic cell, मैं काट देते हैं in long bone present of megakaryotic cell and breakdown of megakaryotic cell, breakdown of megakaryotic cell, then formation of platelets, ठीक है। तो होता क्या है, जब बड़ी हड्डियों की जो अस्थिमज्जा है, जो बड़ी हड्डियां हैं, तो उसमें स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल होते हैं। जो बड़ी हड्डियां होती हैं इसमें स्पॉन्जी बोन होते हैं, मतलब इस तरह से जैसे बड़ी हड्डियां हैं। तो ये जो ऊपर का इस तरह सा पार्ट है स्पॉन्जी बोन इसको बोलेंगे ऊपर वाले हेड को, और ये कम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी और कम्पैक्ट बोन संभवतः यही बोला जाता है।
संभवतः यही बोला जाएगा शायद। ये स्पॉन्जी और ये कम्पैक्ट होगा, तो यहाँ वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट ग्रो करता रहता है, ये वाला को, ये वाला मतलब ये वाला भाग ग्रो करता रहता है जब तक कि आदमी की वृद्धि होती रहती है, आदमी की लंबाई बढ़ती रहती है। तो हड्डियों में यहाँ से ये सेल डिवीजन होता रहता है, मेगाकैरियोटिक कोशिकाएं होती रहती हैं, और सेल अन्य और तरह के सेल का फॉर्मेशन होता रहता है, जिससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इनका ग्रोथ होता रहता है। तो इस तरह से यहाँ से स्टेम सेल से बनते रहते हैं। तो ऑल ब्लड फॉर्मेशन को हम बोल सकते हैं, एक टर्म बोलते हैं, एक टर्म नोटेड पॉइंट में, नोट पॉइंट, ऑल ब्लड सेल आर कॉल्ड, all blood cells are called hemocytes. All blood cells are called hemocytes. All blood cells are called hemocytes. यानी कि सभी तरह के जो ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड के सेल्स बनते हैं, उनको हम हीमोकोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल से लगभग ज़्यादातर जो ब्लड के सेल्स बनते हैं स्टेम सेल से ही बन पाते हैं। तो आप इसको रोकिए, हम टेस्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ WBC in long bone present of megakaryotic cell and breakdown of megakaryotic cell, then formation of platelets। ठीक है, यानी कि जो बड़ी हड्डियों की अस्थिमज्जा, बड़ी हड्डियों की अस्थिमज्जा में मेगाकैरियोटिक कोशिकाओं के टूटने से क्या बनेगा? प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इसको हम प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, या भी कार्य क्या करता है? फंक्शन। तो ये ब्लड में प्रेजेंट रहता है, तो करता क्या है फंक्शन में? तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ये भी ब्लड को कमाने में मदद करता है, यानी कि एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है, कह सकते हैं। These are clotting factor। ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये ब्लड को बनाने में मदद करता है। और इसका एक और भी नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन या इसको और क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट एक नाम है इसका। प्लेटलेट्स कहो या थ्रोम्बोसाइट कहो, और प्रोथ्रोम्बिन इसमें होता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, और थ्रोम्बोसाइट कहो या प्लेटलेट्स कहो, ठीक है, बात एक ही, दोनों का नाम एक ही। ठीक है, तो ये तरह का क्लॉटिंग फैक्टर होता है। बाकी तो और कोई तो आपका ये ब्लड का टॉपिक कंप्लीट होता है। ब्लड का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ब्लड की ग्रुपिंग पढ़ेंगे।
ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, ठीक है। तो आगे हम ब्लड की ग्रुपिंग पढ़ेंगे। तो अभी बस फिलहाल इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। जो ब्लड का टॉपिक था शायद तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि कुछ जैसे कि वीडियो देखते टाइम आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा के देखें और जितना देखें ध्यान से देखें तभी पूरा समझ में आएगा। और एक स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूसली जो है रेगुलर पैटर्न में देखिए, यानी कि रैंडमली मत देखिए कि 10 मिनट देखिए, 2 मिनट देखिए फिर बंद कर दें, फिर कुछ करने लगे फिर देखिए। तो ऐसे में कम समझ में आएगा। जब भी देखिए रेगुलरली देखिए पूरा, तब जाके पूरा समझ में आएगा। तो वैसे तो हमारे हिसाब से तो कोई चीज़ पॉइंट मिस नहीं होगी। तो फिलहाल कुछ और भी चीज़ें इसमें बहुत बड़ी कहानी है। तो बस फिलहाल इतना ही कॉफ़ी है, मतलब पर्याप्त है आपके लिए। तो ये बेसिकली क्लास 11 के लिए, उनके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है फिलहाल। और सभी के लिए जैसे 10th में भी और भी सभी के लिए। तो जो भी इसमें मिस्टेक हुआ हो, जो भी मुझसे मिस्टेक हुआ करे, या जैसे कि मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं लिखने में या प्रिंटिंग में, टाइपिंग मतलब कि कहने मतलब लिखने में वगैरह, तो इन सब में मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो इसमें आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। जो कुछ मुझसे छूट जाए या मिस्टेक हो जाए तो आप बता दीजिएगा कमेंट में कि मैं इसको सुधार सकूँ, ठीक है। तो इसी के बाद मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।